वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी तक फोर्थ लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि अभी जब हम करंट के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैसे होता है, क्या चार्ज होता है, क्यों चार्ज होता है, फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब टाइम आता है वो चीज़ पढ़ने का कि क्या इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई रिलेशन है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस को आप कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज ही बोलते हैं। तो वही पढ़ने वाले हैं हम इस लेक्चर में। क्या चीज़ कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से दिखाते हैं। इस दोनों के बीच में हम एक रिलेशन खोजने वाले हैं, और ये रिलेशन आपको पता भी है, ठीक है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हम लोग जानते हैं, अगर कॉमन लाइफ में देखें, डेली लाइफ में, तो एक जो मेन सोर्स है जो हम लोग के डेली लाइफ में यूज होता है वो है सेल, ठीक है। और आपके डेली लाइफ में एक चीज़, अब तो खैर उतना नहीं यूज होता है, ठीक है, पर पहले यूज होता था बहुत ज़्यादा, अब बहुत कम होता है, जो टॉर्च है हमारा, इलेक्ट्रिक टॉर्च। उस टॉर्च में आप देखेंगे, जैसे फिगर आपको दिख भी रहा होगा, पुराना वाला टॉर्च, तो उसमें सेल लगा रहता था। वो सेल जो है उसका अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे आप कॉमन लाइफ में अगर लेने जाते हैं, कॉमन शॉप से लेने आते हैं, तो वहाँ 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसे करके एक सेल मिलता है। तो उस सेल को आप जब लगाते हैं, तो जब नया रहता है टॉर्च का बैटरी या टॉर्च का सेल बोले, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट देता है। और बहुत ज़्यादा लाइट क्यों दे रहा है? तो टॉर्च जो है उसमें से लाइट निकल रहा है बिकॉज करंट फ्लो हो रहा है, और करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। इसके बारे में मैंने कंपोनेंट में बताया है। तो टॉर्च का लाइट किस लिए हो रहा है? ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू इट। करंट जो पास हो रहा है उसके कंपोनेंट से, उसी के कारण, उसके टॉर्च से, उसके फिलामेंट से, इसी के कारण क्या हो रहा है? तो इसी के कारण उसका लाइट जल रहा है। मोर लाइट का क्या मतलब है? मोर लाइट का मतलब है कि मोर करंट पास कर रहा है, ज़्यादा करंट पास कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा करंट मतलब ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, मतलब ज़्यादा लाइट, ज़्यादा एनर्जी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। रियली में टॉर्च लाइट में होता क्या है? अब अगर ध्यान दें, टॉर्च लाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? आप लोग तो जनरल प्रिंसिपल समझते हैं ना एनर्जी का, कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो रहा है? लाइट एनर्जी में। और एक स्टेप अगर आप देखें, तो सेल का केमिकल एनर्जी पहले बदल रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल रहा है। तो ज़्यादा लाइट एनर्जी है मतलब क्या? ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेस लाइट अगर निकल रहा है उस टॉर्च से, इसका क्या मतलब है? कि लेसर अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे जैसे बैटरी ओल्ड होता है, सेल ओल्ड होता है, तो इससे क्या होता है कि लाइट डीम हो जाता है, लाइट स्टार्ट्स टू डीम। कब? व्हेन सेल, या व्हेन सेल इज गेट्स ओल्डन। जब एक सेल ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम हो जाता है हमको खरीदा हुआ, तो क्या हो जाता है? उसका जो लाइट है, ठीक है, टॉर्च का, वो डीम हो जाता है। ऐसा आप थोड़ा सोचिए क्यों हुआ होगा। तो मान लीजिएगा हमारे पास 1.5 वोल्ट का बैटरी था, तो इसके अंदर में पहले तो केमिकल्स थे, बहुत सारे केमिकल्स थे। इस केमिकल में के बीच में केमिकल रिएक्शन होता था, और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से क्या होता था कि एक पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता था, जिससे कि चार्जेस का मूवमेंट होता है। लेकिन क्या वो केमिकल हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे? तो नहीं, क्योंकि केमिकल्स का यूज हो रहा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। केमिकल्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका जो केमिकल है वो खत्म हो रहा है। तो क्या खत्म होगा फिर भी 1.5 वोल्ट सप्लाई करेगा? नहीं, ठीक है, ये हो सकता है 1.25 हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए। तो जैसे जैसे पुराना होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो गिरेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? धीरे धीरे गिरने लगेगा, ठीक है, कम होता जाएगा, और लाइट उसी के कारण डीम हो जाता है। मतलब आप इस छोटे से एक्टिविटी से क्या देख रहे हैं? इस छोटे से एक्टिविटी से देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जब ज़्यादा रहता है, दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस रहता है पोटेंशियल में, तो ज़्यादा लाइट मिलता है हम लोग को, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कम होता जाए, 1.5 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो लेसर लाइट मिलता है। लेसर लाइट का आने का क्या मतलब है? लेस करंट। मोर लाइट का आने का क्या मतलब है? मोर करंट। मतलब अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ज़्यादा करंट होगा। यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोर पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मोर विल बी करंट, उतना ज़्यादा करंट होगा, क्योंकि तभी ना ज़्यादा लाइट होगा। और ऐसे निकाल सकते हैं दूसरा कंक्लूजन, लेसर द पोटेंशियल डिफरेंस, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, हम लोग 12 वोल्टेज, जितना कम वोल्टेज होगा, ठीक है, तो लेसर विल बी करंट, उतना ही कम क्या होगा? करंट भी, ठीक है।
मतलब यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं, इतना ना बोलते हुए हम एक रिलेशन बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन है। कि करंट जो फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, ये अगर एक कंडक्टर है, एक सिंपल सा वायर है, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो ज़्यादा पॉजिटिव टर्मिनल के पास आएगा। और कम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कम एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, तो वो धीरे धीरे आएगा, यानी करंट कम हो जाएगा, कम चार्ज का मूवमेंट होगा। यहाँ से एक सिंपल सा तब ये सब बोलते हुए हम लोग बोल सकते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, करंट या चार्ज मोर अप्रोप्रिएटली, करंट या चार्ज जो फ्लो कर रहा है किससे, किसी कंडक्टर से। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जो चार्जेस को मूवमेंट अलाउ करता है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको, मुझे उम्मीद है आप प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं। ये सिंपली टू रेशियो का कंपेरिजन होता है, ठीक है, टू रेशियो का। तो आप बहुत पढ़े हुए हैं रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस जो कि अप्लाई किया जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्लाइड अक्रॉस इट्स इंड, इसके इंड में दोनों तरफ से। बैटरी कहाँ लगाते हैं, दोनों इंड पे। तो दोनों इंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेल लगाए हुए हैं उसका जितना पोटेंशियल है, ज़्यादा पोटेंशियल होगा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कम पोटेंशियल होगा कम करंट फ्लो करेगा। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये रिलेशन आप जानते होंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ये साइन देते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ से जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। इसका कारण आपको पता ही होगा, 9th में ही बताया जाता है। तो इस प्रोपोर्शनल कोसाइन को हटा के हम लोग क्या ला रहे हैं, एक कांस्टेंट, वो है 1/r, ठीक है, 1/r, और ये ले लेते हैं b। तो ओके, ये एक है। अब किसी किसी स्टूडेंट को, 10th वाले स्टूडेंट को खास के ये नहीं समझ में आता है कि इससे ज़्यादा फील इसमें आता है। देखिए एक दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई को, मतलब ज़्यादा वोल्टेज होगा ज़्यादा करंट होगा, ज़्यादा करंट है मतलब ज़्यादा वोल्टेज है, दोनों सेम सेंस में। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ वी इक्वल टू आई आर, तो ये ज़्यादा स्टूडेंट को फील आता है। तो आपको जो मन करता है वही करिए, ये भी आप लिख सकते हैं, यही 10th में ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। पर ये उस स्टेटमेंट के हिसाब से उल्टा है। कि इसका क्या, इसका अगर कोई पढ़ेगा तो ये पढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पर रियल में क्या है, कि करंट जो मूव कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से। पर आपके लेवल के लिए कुछ गलत नहीं है, इस दोनों में से आप जो अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। मैं भी सजेशन दूंगा आप यही अप्लाई करें, क्योंकि इसमें अभी आपको कन्फ्यूजन होगा। तो भी जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाए और इसके जगह एक कांस्टेंट लाए, ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है इसको हटाए और इसके जगह ये साइन एक कांस्टेंट लाए। ये क्या है, एक कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट का एक नाम है, ये समझते हैं ना आप, एक कांस्टेंट देते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, आई की जगह आई ही है, ठीक है। बस इस साइन को हटा के हमें कांस्टेंट दिए। इस कांस्टेंट का एक नाम है और इसी का नाम है, जब मैं बहुत दिन से बोल रहा था, बहुत सारे लेक्चर से, रेसिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस क्या है, तो इसका डिफिनीशन निकालते हैं इसके फॉर्मूले से। तो इसका तो डिफिनीशन एक तो होता ही है कि रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, कि एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई सब्सटेंस चार्ज के फ्लो को रोकता है, चार्ज के मूवमेंट को रोकता है। तो एक तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है, ये क्वालिटेटिव। अब थोड़ा क्वांटिटी में इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो इसको फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि R इक्वल टू V बाई आई, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। ये क्या है, एक रेशियो है। ये क्या है, ये एक रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का एंड करंट का। यही जो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, इसी को कहा जाता है रेसिस्टेंस। ये रेशियो कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो करंट अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेगा कि इस दोनों का वैल्यू हमेशा सेम हो। अगर 2 आ रहा है किसी सर्किट में तो वो 2 ही रहेगा हमेशा, R हमेशा 2 ही रहेगा, एक्सेप्ट अगर फिजिकल कंडीशन ना बदल जाए। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या हमेशा ये नियम लागू होगा किसी भी टेम्परेचर, किसी भी फिजिकल कंडीशन पे, तो नहीं। ये डिफिनीशन अभी इनकम्प्लीट है। करंट जो फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन एट अ फिक्स्ड कंडीशन, एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। अच्छे बुक में इसको लिखता है एट फिक्स्ड या कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन,
ठीक है। फिजिकल कंडीशन का वही मतलब है, टेम्परेचर, प्रेशर सब आ जाता है उसमें, ठीक है। तो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी सब आ जाता है उसमें। तो ये या ये अब दोनों में से कोई अब ठीक कर सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं कि एट अ फिक्स टेम्परेचर। अब इसको पूरा ये जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसको पूरी तरह से क्या बोलेंगे कि एट अ फिक्स टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। हैवी नहीं है, ये सिंपली कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये बहुत अच्छा सा लॉ है। इसी लॉ को जो आप बहुत हैवी रूप में ले रहे होंगे शायद, इसी लॉ को कहते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? ये ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, जॉर्ज साइमन ओम्स, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है ओम, ठीक है। उनका नाम था, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ये उनका कंप्लीट नाम है और उनका जो सर नेम है वो सर नेम था ओम, और उन्हीं के नाम से ये लॉ बन गया। उन्होंने ही सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। देख रहे हैं साइंटिस्ट कैसे कोई चीज़ बन जाता है, कोई आदमी बन जाता है, तो ऐसे ही ऑब्जर्व करके। हम भी जानते थे ये चीज़ कि टॉर्च में ये ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन वो इसी ऑब्जर्वेशन से, मैं ये नहीं बोलता कि टॉर्च से ऑब्जर्वेशन किए थे, यही ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक लॉ निकाल दिया और हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर लिया। तो इसीलिए साइंस है ही वही चीज़, किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना, अच्छे से देखना और उसके बारे में सोचना, उसके बारे में और थोड़ा सा प्रयास करना कुछ सीखने का, वही है साइंस। तो यहाँ से निकला हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यही, एट अ फिक्स टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। आपको हैवी लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, ये तो हुआ, ठीक है। अब रेसिस्टेंस को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। रेसिस्टेंस को एक तो डिफाइन कर दिया, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। तो बहुत सारा डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, अब चलिए लिखते हैं, ठीक है। पहले जो हम देखे हैं उस हिसाब से डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो, इट इज ए कांस्टेंट रेशियो, मोर बेटरली इट इज अ कांस्टेंट रेशियो। किस चीज़ का कांस्टेंट रेशियो है? तो कांस्टेंट रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक कांस्टेंट रेशियो जो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। ये दो के तरह कांस्टेंट नहीं है कि नंबर में हमारे पास जैसे अलजेब्रा में वेरिएबल कांस्टेंट होता है, वैसा कांस्टेंट नहीं है। ये टेम्परेचर के हिसाब से और भी बहुत सारे फैक्टर है उसके हिसाब से बदलता रहता है। ओके, इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और अच्छे से डिफाइन कैसे करेंगे? तो और अच्छे से इसको एक प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन करते हैं। इसको ऐसे बोला जाता है कि ये रेसिस्टेंस जो है ये एबिलिटी है किसी बॉडी की, ठीक है, प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो जो करंट बह रहा है, किसी से अगर चार्ज बह रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको रोकने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या है? तो प्रॉपर्टी, एबिलिटी किसी बॉडी का कि वो करंट को रोक सके। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड डिफिनीशन आप देखिए, सेकंड डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का, ठीक है, या किसी प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का, ऑफ ए सब्सटेंस। किस चीज़ का प्रॉपर्टी? जिसके कारण, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच, जिसके कारण ये अपोज करता है किस चीज़ का? चार्ज के फ्लो का। ड्यू टू विच इट अपोजेज फ्लो ऑफ चार्ज, ये अपोज करता है किस चीज़ का? फ्लो ऑफ चार्जेस, अपोजेज फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के फ्लो का अपोज करने का काम करता है। इसी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब ये तो आप देखिए, एक और बार नज़र डालते हैं उस इक्वेशन पे और एक और बात ध्यान में रखते हैं। क्या रखते हैं कि R इक्वल टू हम लिखे हैं V/R, इसी चीज़ से कि V इक्वल टू IR से, R इक्वल टू V/I, ठीक है, लिख दिया। यहाँ से अगर एक बात रखेंगे तो यहाँ से आप समझिए कि R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है I के। ये क्या बोले? ये इन्वर्सली थोड़ा सा तो आपको पता है कि जो नीचे रहता है अगर उसका वैल्यू बढ़ रहा है तो ऊपर वाला घटेगा। जैसे यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I का। इसका क्या मतलब था कि अगर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुना हो जाए, करंट 2 गुना हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 3 गुना हो जाए, करंट 3 गुना हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो जाए तो ये भी हाफ हो जाएगा, करंट भी हाफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसका उल्टा है, अगर यहाँ रेसिस्टेंस डबल हो जाए, ठीक है, रेसिस्टेंस अगर डबल हो जाए तो ये हाफ हो जाएगा। इसका इन्वर्स रेशियो है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, 2 है, यहाँ ये 2 है और इस 2 को मैं ऐसे लिख दूँ 1/2, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया ना। इसका वैल्यू है 2 जो कि बहुत बड़ा है, इसका वैल्यू हो गया 0.5। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। तो ये दोनों क्या देख रहे हैं? ये दोनों इन्वर्स में। इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं। 1 2 3 4 ये आप लिखे। इसको आप आपको ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप ऐसे अरेंज करेंगे 4 3 2, ऐसे 4 सबसे बड़ा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। अब वही मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, इसको सबको नीचे लिख दिया 1/1 1/2 1/3 1/4। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है? तो ये तो 1 है, ये है 0.5, ये है 0.33,
ये है 0.25। अब बोलिए कौन बड़ा है, तो अब सबसे पहले 1 बड़ा है, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/3, 1/4। तो देखते हैं जब भी कोई नीचे चीज नीचे चला जाता है तो वो जस्ट उल्टा हो जाता है, इसी को बोलते हैं इन्वर्स। ठीक है, यानी उल्टा हो गया। ठीक है, जब नीचे आता है डिनोमिनेटर में आता है कोई चीज़ तो उल्टा हो जाता है, या इसीलिए हम बोले कि यहाँ से रेसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, क्या चीज़ बोले कि रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस इक्वेशन को सपोज करते हुए कि R इक्वल टू, पहले ये लिख लीजिए R इक्वल टू V/I, और इसी इक्वेशन के हेल्प से हम क्या बोले कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो रेसिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे अगर रेसिस्टेंस किसी वायर का बढ़ जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि करंट कम बहेगा, ये ऑब्वियस है, प्रोपोर्शनल टू करंट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसे रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। और उससे पहले देख लेते हैं कि ये रेसिस्टेंस आता कहाँ से है। तो देखते हैं ओरिजिन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, कि रेसिस्टेंस होता क्यों है, किसी बॉडी में रेसिस्टेंस आखिर क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो इसके लिए मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या होगा, इस कंडक्टर है चूंकि, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जी जरूर होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं कि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता तो रैंडमली मूव करते रहता है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, रैंडमली मूव करते रहता है। ऑफ कोर्स अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर किससे बना होगा, एटम से, तो अगर किसी कंडक्टर से एटम्स निकल चुका है तो ऑफ कोर्स पॉजिटिवली चार्ज एटम भी होंगे इसके अंदर, जी होंगे। तो अब जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया गया तो जहां सब करंट सब इलेक्ट्रॉन्स इधर भागे, ऑफ कोर्स भागेंगे, क्यों, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे ही। तो जहां ये सारे भागे इधर एक साथ जब भागेंगे तो ये बहुत सारे जो पॉजिटिव आयंस है, ये क्या है, पॉजिटिव आयंस कैसे बने हैं, तो फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकला है तो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, तो ये पॉजिटिव आयंस है। तो इससे वो क्या कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करता है, टकराता है, किससे, या तो बहुत तेजी से है तो खुद से भी, विथ इटसेल्फ, अब इसके कंडक्टर के वाल से, विथ वाल ऑफ कंडक्टर, और साथ साथ में किसके, पॉजिटिवली चार्ज एटम के, एंड विथ पॉजिटिव चार्ज एटम। अपने आप बहुत कम चांस है कि टकराए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो उतना स्पीड नहीं रहता है कि टकरा जाए, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज ही करेगा। तो वाल ऑफ कंडक्टर और विथ पॉजिटिव आयंस, तो पॉजिटिव आयंस के साथ, आयंस मतलब चार्ज एटम, ठीक है, जैसे यहाँ चार्ज है, तो वो इस सब चीज़ के साथ टकराता है। अब जब भी कोई चीज़ टकराता है तो इसको आप थोड़ा सा फ्रिक्शन से जोड़ लीजिए। हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन भी क्या होता है, फ्रिक्शन में भी रबिंग ही होता है, और रबिंग भी एक तरह का क्या है, ठीक है, जब हम लोग हाथ को मान लीजिए रब कर रहे हैं, हाथ को ऐसे 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 रब कर रहे हैं, तो हाथ को जब ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप लोग देखे होंगे कि इससे हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, ये भी तो एक तरह का कोलिजन है, मतलब फ्रिक्शन से क्या जनरेट हो रहा है, हीट। उसी तरह से यहाँ पे जो है जब ये सब टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के साथ वॉल्स के साथ टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है, हीट का जनरेशन हो रहा है, तो इससे हीट भी जनरेट होता है, जिसके कारण हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो हीट कोलिजन के कारण, खैर हम लोग का अभी हीट का टॉपिक नहीं है, जब हीटिंग इफेक्ट आएगा तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग इससे ये क्या समझने वाले हैं, तो इससे ये समझने वाला है कि यहाँ अगर आप जा रहे हैं किसी रास्ते में और आपको कोई धकेल रहा है, तो क्या आप उसी स्पीड से जा सकते हैं, आप अगर किसी रास्ते में जा रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं और इधर से कोई ऐसा आया जिससे आप टकरा गए, तो आप फिर से वापस हो जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाना तो चाह रहा है, ठीक है, पॉजिटिव, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो ये मूव कर रहा है इधर, लेकिन इसको बीच में कहीं से इधर से टकरा जा रहा है तो ये वापस हो जा रहा है, कहीं से इधर टकरा जा रहा है वापस हो रहा है। और एक ऐसा इंस्टेंस लीजिए जहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्मूथली मूव करेगा। और करंट बनता क्या है, तो करंट कब बनता है, जब चार्ज मूव करता है, तो यहाँ चार्ज सॉफ्टली मूव कर पाएगा, कहाँ, जहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, कहने का मतलब ना ही आयंस है ना ही वॉल्स है, पर ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है, ये कुछ ऐसा। पर यहाँ पे देख रहे हैं आप कि वॉल से टकरा जाता है, पॉजिटिव आयन से टकरा जाता है, इसीलिए उसका जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का वो रुकता है, और स्पीड रुक रहा है मतलब करंट रुक रहा है। और यही कारण है कि ये जो कोलिजन है, कोलिजन जो है वही कारण है किस चीज़ का, रेसिस्टेंस का। कोलिजन इज द रीजन ऑफ रेसिस्टेंस। किस चीज़ के साथ कोलिजन, मैं बता चुका हूँ, ठीक है, एक वाल के साथ और वाल के साथ साथ किसी के साथ, पॉजिटिव आयंस के साथ, तो यह जो कोलिजन होता है वही है किस चीज़ का, रीजन है, ठीक है, रीजन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का रीजन है। ओके, ये भी समझ गए कि रेसिस्टेंस का रीजन है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, तो अब पढ़ना है कि इसका यूनिट क्या होता है। अभी समझ गए कि रेसिस्टेंस क्या होता है,
बहुत सारा डिफिनेशन मैंने दिया। एक डिफिनेशन दिया कि एक रेशियो है, एक कांस्टेंट रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, ठीक है। और मैंने बताया कि एक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस का जिसके कारण वो बॉडी चार्ज के मूवमेंट को रोकता है। अब ये समझ भी गए चार्ज के मूवमेंट को कैसे रोकता है, टकरा के, इस चीज से टकरा के। ये इधर जा रहा था फुल फ्लो में, पर इसको रोक के पीछे कर दिया। और ये भी समझ गए कि रेसिस्टेंस का जन्म कैसे होता है। तो रेजिस्टेंस का जन्म होता है किससे, तो कोलिजन से, कोलिजन विथ वॉल्स, कोलिजन विथ आयंस। अब चलिए पढ़ते हैं कि यूनिट क्या है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है रेसिस्टेंस का। और यहाँ से एक और चीज डिफाइन करेंगे, जैसे 1 वोल्ट डिफाइन किए हैं, 1 एम्पियर डिफाइन किए हैं करंट में, वैसे ही 1 जो है इसका यूनिट वो डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका रेसिस्टेंस का जो लॉ दिए थे उन्हीं के नाम पे पड़ा है। लॉ कौन दिए थे, सर साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है ओम, ठीक है। और इसका साइन है ये, किस चीज का साइन है ये, इस साइन को बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। ओमेगा साइन है, ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, वैसे ही ओमेगा है, ठीक है। ये ग्रीक, इसको हम लोग दिखाते हैं, यही जो है ये क्या दिखा रहा है, ये रेसिस्टेंस। ध्यान से आप यहाँ पे गोला नहीं बना दीजिएगा, गोला बना दीजिएगा तो ये बल्ब का सिंबल हो जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस का क्या है, सिंबल है, क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है, ओम। अब हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। मेन हम लोग का एक ही फॉर्मूला ही आपको याद करना है, याद क्या करना है, मैंने दिखा भी दिया कैसे आ रहा है, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर है, यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। अब देखिए हमको अगर डिफाइन करना है कि 1 ओम का फीलिंग लेना है कि आखिर में 1 ओम होता क्या है। तो 1 ओम कब हो जाएगा, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण 1 एम्पियर करंट पास करे, सही है, ठीक है। तो यही डिफिनेशन है 1 ओम का। व्हाट इज 1 ओम रेसिस्टेंस, अगर पूछ रहा है कि डिफाइन 1 ओम, ऐसे पूछ दिया कि डिफाइन 1 ओम, 1 ओम को डिफाइन कीजिए, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो 1 ओम रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, किसी कंडक्टर में भी होगा और इंसुलेटर में भी होगा, ऑफकोर्स इसके हिसाब से हम बात भी करने वाला है। तो 1 ओम अगर डिफाइन करना है, ठीक है, 1 ओम अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 ओम इज द रेसिस्टेंस, ठीक है, किसका रेसिस्टेंस है, तो उस कंडक्टर का या उस सब्सटेंस का जिससे क्या हो रहा है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, इफ 1 वोल्ट, ठीक है, इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज अप्लाइड विच कॉजेज फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, देन द रेसिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया जा रहा है, 1 वोल्ट इज अप्लाइड विच कॉजेज अ करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ अप्लाई कर रहा है तो करंट होगा, तो विच कॉजेज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, जिसके कारण क्या होगा, 1 एम्पियर का करंट होगा, विच कॉजेज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, देन द रेसिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। तब जो रेसिस्टेंस है उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो कहलाता है इज कॉल्ड 1 ओम। अब आपको ये दिक्कत तो नहीं है कि 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है, 1 वोल्ट क्या है, मैंने ये सब बताया। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है। 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में। 1 वोल्ट का मतलब है कि 1 जूल ऑफ काम करना पड़ रहा है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज को। तो सबको मैंने बताया है, और ये दोनों आपको अगर पता है, चल गया है कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया 1 ओम होगा क्या। ऑफकोर्स आपके माइंड में उतना ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रहा होगा, ठीक है, पर आप डिफिनेशन बना सकते हैं यहाँ से कि 1 ओम होता क्या। ओके, अब एक छोटा सा हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं सब्सटेंस का रेसिस्टेंस के बेसिस पे। अभी तो आप समझे ना कि रेसिस्टेंस जो है यही किस चीज़ का है, ये कारण है जिससे कि क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करने से रुकता है, उस स्पीड से नहीं फ्लो करता है जिस स्पीड से करना चाहिए था। अगर किसी बॉडी में रेसिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगा, वो बॉडी पूरी तरह से स्मूथली करंट को मूव करने देगा, थोड़ा भी अगर रेसिस्टेंस नहीं है, जीरो रेसिस्टेंस। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वैसा सब्सटेंस नहीं है अभी जो जीरो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे। ऑफकोर्स कुछ कुछ है जिसको सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं, पर वो बहुत महंगा है और एकदम क्रिटिकल कंडीशन में वो लोग रहता है, बहुत टेम्परेचर या तो बहुत कम करना पड़ता है या ऐसा चीज़। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस। एक मटेरियल्स का हम लोग बात कर चुके हैं कि चार्ज का फ्लो कर रहा है कि नहीं। अब चार्ज के फ्लो को डिसाइड कौन कर रहा है, अगर आप अच्छे से देखें तो चार्ज के फ्लो को डिसाइड कर रहा है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जिसमें जितना ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा रोकने वाला। रेसिस्टेंस को कैसे याद रखेंगे आप, ठीक है, रोकने वाला है, रेसिस्टेंस मतलब रोकने वाला, विरोधी, ठीक है। तो अगर जितना ज़्यादा विरोधी है तो उतना कम मूवमेंट होगा, यानी उतना कम करंट होगा। ये मैंने आपको एक रेशियो से ही दिखा दिया था कि यहाँ से दिखा दिया था कि आर इन्वर्सली रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा करंट उतना कम, रेजिस्टेंस जितना कम उतना ज़्यादा करंट। तो मैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे कि रेजिस्टेंस किसी बॉडी में ज़्यादा है या कम, उसके बेसिस पे बांटा गया है सब्सटेंस को कैटेगरी में।
एक है कौन, एक है कंडक्टर, ठीक है, क्या है, एक कंडक्टर। मैं जानता हूँ इसको आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको थोड़ा सा याद करवा दूं, और रेजिस्टेंस के बेसिस पे इसको हम क्लासिफाई कर लेते हैं, जो आप लोग पढ़े हुए ना कंडक्टर इंसुलेटर उसके बारे में। और यहाँ पे एक और आपका जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के माइंड में कि क्या बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर एक ही है या अलग अलग, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर एक ही है या अलग अलग। तो देखिए बात कर लेते हैं कि रेसिस्टेंस के बेसिस पे सारे सब्सटेंस को या तो गुड कंडक्टर कंडक्टर बोलिए या गुड कंडक्टर, ठीक है, या तो रेसिस्टर, या पहले दूसरा ले लीजिए इंसुलेटर, या तो इंसुलेटर्स, ठीक है, या एक क्लासिफाई किया गया है रेसिस्टर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ये कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, रेसिस्टर्स क्या है। और यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा मैं कि क्या बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर दोनों सेम है या डिफरेंट। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होगा, जो चार्ज को फ्लो करने देगा अच्छे से। चार्ज को फ्लो कब करने देगा, जब रेसिस्टेंस बहुत कम होगा। चार्ज कब फ्लो होगा, जब रेसिस्टेंस बहुत होगा, कम होगा, बहुत कम होगा। तो कौन होंगे कंडक्टर, जानते हैं मेटल सब होता है, तो उसमें क्या खासियत होता है, तो उसमें खासियत होता है कि उनके पास वेरी लो रेसिस्टेंस रहता है, बहुत कम रेसिस्टेंस होता है। तो दोज मटेरियल्स जिसके पास क्या होने वाला है, विच हैव वेरी लो रेसिस्टेंस, जिसके पास क्या होने वाला है, बहुत कम रेसिस्टेंस रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मोर अप्रोप्रिएटली, अगर बहुत कम रेसिस्टेंस होने वाला है तो उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं। गुड कंडक्टर करता क्या है, तो गुड कंडक्टर इजिली पास करता है करंट को, इजिली पासिस द चार्जेस, चार्ज को आराम से पास करने देता है, ठीक है। सबसे अच्छा जो गुड कंडक्टर है और बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हैं वो है हमारे पास सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। कॉपर एल्युमिनियम ऑफ कोर्स वो भी गुड कंडक्टर है। और हमारा जो वायर बना रहता है, जिसको मैंने सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग ने डिस्कस किया था, वो भी वायर इसी का बना था। अब देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, उससे करंट मूव कर ही नहीं सकता है, तो वैसे बोलते हैं, वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो ये कैसे है, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं मेटल्स, ठीक है, जिसमें आप गोल्ड दे सिल्वर दे वो तो बेस्ट ही है, सबसे अच्छे हैं, ठीक है। गोल्ड है, सिल्वर है, ऑफकोर्स कॉपर भी है, ठीक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे इट। इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस है, वैसे मटेरियल्स है जिनके पास बहुत ज़्यादा हैविंग मटेरियल्स हैविंग वेरी हाई, बहुत ज़्यादा, वेरी हाई, ऐसा बोले तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली। फिर इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, मतलब एकदम ऐसा ज़्यादा जिसको आप सोच ना सके, वैसा वाला नहीं। तो इनफाइनाइटली हाई अगर रेसिस्टेंस हो रहा है किसी चीज़ का, इतना हाई कि वो चार्ज को हिलने ना दे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि इंसुलेटर में क्यों नहीं चार्ज मूव करता है, क्योंकि उसका जो है न्यूक्लियस बाइंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स का। वही कारण क्या था बाइंड करने का, कि उसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई था। तो बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस रहता है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर। और इससे क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करता है, नो फ्लो ऑफ चार्ज इज अलाउड, चार्ज का कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होता है, ठीक है। सबसे अच्छा जो बोला जाए कि कोई इंसुलेटर है तो वो है रबर। रबर थोड़ा भी नहीं पास करने देता है, और भी बहुत सारा है, ठीक है, जैसे कि हमारा रबर के साथ प्लास्टिक है, वुड है, वो सब भी क्या रहता है, इंसुलेटर का रहता है। अब फाइनली आता है रेसिस्टर, ठीक है। ये रेसिस्टर क्या है, तो रेसिस्टर वैसे सब्सटेंस है जो कि कंडक्टर से ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्या है, तो वैसे सब्सटेंस जो कंडक्टर से ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इनका यूज ही होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। इनका काम ही होता है करंट को कम करने के लिए। करंट भी कम करने का जरूरत होता है, जी हाँ होता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हाई करंट है और डिवाइस का लो रिक्वायरमेंट है, वहाँ जरूरत होता है, ठीक है। तो वैसे को क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर के एक तरह से बीच में। तो दोज मटेरियल्स, इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, दोज मटेरियल्स विच हैव, जिसके पास हाई रेसिस्टेंस रहता है, ठीक है, कंडक्टर के मुकाबले हाई रेसिस्टेंस कंपेयर टू कंडक्टर, ठीक है, हाइयर रेसिस्टेंस कंपेयर टू कंडक्टर, कंडक्टर से ज़्यादा होता है, और लो रेसिस्टेंस होता है, लोअर देन इंसुलेटर, इंसुलेटर से कम रहता है। तो उसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, उसको वो जो बीच वाला है उसको बोल देते हैं रेसिस्टर। एग्जाम्पल में आपके पास हो जाएगा, हमारे पास जो निक्रोम वायर है, ठीक है, निक्रोम वायर जो कि खुद में एक एलॉय होता है, एलॉय के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो एलॉय जो है उस वो है, ठीक है। टंगस्टन जो आप पढ़े थे वो भी एक तरह का रेसिस्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसके वायर का यूज कर सकते हैं, वो एक रेसिस्टर के रूप में, ऐसा बोलना सही नहीं, ठीक है। निक्रोम है, ठीक है, और भी बहुत सारा है। एक होता है मैंगनीन, उसको भी हम लोग ले सकते हैं, मैंगनीन का वायर, मैंगनीन, हाँ मैंगनीन, ठीक है। और भी बहुत सारा होता है, कॉन्स्टेंटन, ये सब जो है, ये सब
रजिस्टर के रूप में यूज किया जा सकता है। अब रजिस्टर पे हमको थोड़ा सा बात करना है, तो चलिए बात करते हैं रजिस्टर पे ही, कि रजिस्टर के बारे में ये तो समझे कि ऐसे सब्सटेंस है जिनका यूज ही होता है किस चीज़ के लिए, करंट को सर्किट में कम करने के लिए। इसका काम ही क्या होता है, यूज टू रिड्यूस करंट इन द सर्किट। आपके मन में थोड़ा सा आ रहा होगा कि यार ऐसा क्या काम है, ठीक है, कि करंट को कम करना है। करंट को कम कर कहाँ पे करना है, तो मैंने एक तो सिंपल सा एग्जांपल दे दिया कि मान लीजिए कोई ऐसा डिवाइस है जिसको बहुत ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, पर हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे करंट करने का काम, कम करने का काम होगा। और कहीं कहीं पे हम लोग को काम रहता है करंट के मुकाबले हीट का, तो वहाँ पे भी ऐसे डिवाइस का काम होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हीटर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें। चलिए अभी हम लोग पढ़े रजिस्टर के बारे में। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किस चीज़ के बारे में, रजिस्टर के कम्बिनेशन के बारे में, कि रजिस्टर कंबाइन कैसे करते हैं। ऑफकोर्स आपको लग रहा होगा कि मैंने वेरीफाई नहीं किया लॉ को, क्योंकि मैंने आपको सिंपली एक्सेप्ट करा दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपको प्रॉब्लम नहीं है ओम्स लॉ में, मुझे जो लग रहा है। फिर भी हम लोग वेरिफिकेशन लेके आएंगे, पर वेरिफिकेशन से पहले मैं रजिस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, ये कैसे कंबाइन करता है वो बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको जो उसका सर्किट है, जब आप देखेंगे, जब हम वेरिफिकेशन करेंगे ओम्स लॉ का, तो उसमें आपको एक सर्किट का जरूरत होगा, जिसमें वोल्ट मीटर भी लगा होगा, अमीटर भी लगा होगा। तो मैंने तो एक बार आपको बता दिया है कि वोल्ट मीटर और अमीटर जो है वो एक वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है और अमीटर सीरीज में, पर उसका मैंने अभी तक कारण नहीं बताया, और मैं चाहता हूँ वो कारण आपको पता चल जाए, जिसके कारण आप उस सर्किट भी अच्छे से समझ जाएंगे और ओम्स लॉ भी अच्छे से वेरिफिकेशन देख लेंगे, उसका ग्राफिकल मेथड देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं रेसिस्टर की तरफ। ठीक, रेसिस्टर दो तरह से कंबाइन किया जाता है। ठीक है, रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन अभी पढ़ने वाले हैं कि रेसिस्टर है क्या, तो आपको पीछे भी ड्राइंग दिखा होगा, पीछे भी पिक्चर दिखा होगा रेसिस्टर का, अभी भी दिख रहा है रेसिस्टर का जो दिख रहा है, तो वही है रेसिस्टर। अब ये रेसिस्टर जो है, इसका काम क्या है, करंट को घटाना, ठीक है, करंट को कम करना। अभी आप इस रेसिस्टर को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं लीजिए, आपका जो वायर है ना, वायर, उस वायर के पास भी थोड़ा सा रेसिस्टेंस होगा, तो वो भी एक तरह का रेसिस्टर है। तो व्हाट इज रेसिस्टर, अगर सिंपल से वर्ड में आपको अगर हैवी लग रहा है रेसिस्टर क्या होता है, वो हम देखें गोला गोला वैसा होता है क्या, जरूरी है नहीं। ठीक है, रेसिस्टर सिंपली कोई भी एक वायर भी एक रेसिस्टर है, क्योंकि उसके पास हैज सम कंडक्टर, ए वायर हैज सम रेसिस्टेंस, उस वायर के पास क्या है, कुछ रेसिस्टेंस है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के बाद थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक रेसिस्टर की तरह काम करेगा। ठीक, तो रेसिस्टर को ज़्यादा आप टेक्निकल वर्ड नहीं लीजिए, ये भी एक कंडक्टिंग ही वर्ड है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल ही है, कोई भी कंडक्टर ही है। ठीक है, कंडक्टर से ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, ये बात है। ठीक है, तो ये भी एक कंडक्टिंग मटेरियल ही है। ठीक है, जिसके पास कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इंसुलेटर। तो यही बात है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि रेसिस्टर या रेसिस्टेंस का सिंबल क्या है। तो अब चूंकि इस सर्किट में यूज होने वाला रेसिस्टर, तो उसका सिंबल भी जान लीजिए, क्योंकि हम लोग बार बार उसको तो बनाएंगे नहीं फोटो। तो इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे आप करेंगे। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा अप्रोप्रिएट अच्छे से फिक्स करना है तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हाफ से शुरू होगा और यहाँ पे भी हाफ पे ही खत्म नहीं होगा। कोई कोई ऐसे 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 कर देते हैं, ये रेसिस्टेंस नहीं है, गलत है। थोड़ा अच्छे से बना लीजिए, ठीक है, अच्छे से बना लीजिए कि कैसे रेसिस्टेंस बनता है। तो ये है क्या, सिंबल है किस चीज़ का, रेसिस्टेंस का। अब ये जो रेसिस्टर है, ठीक है, ये रेसिस्टर का सिंबल है, तो इस रेसिस्टर को, ये भी क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ सर्किट, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सर्किट। सो कंपोनेंट ऑफ सर्किट आप पढ़े होंगे, टॉर्च आता है उसमें, सॉरी उसमें बल्ब आता है, एक वायर आता है, स्विच आता है, सेल आता है, उसी तरह से एक ये भी है कंपोनेंट ऑफ सर्किट में। कौन आता है, रेसिस्टर। ठीक, तो ये रेसिस्टर का सिंबल आप देख लिए। इसका काम क्या होता है, तो करंट को कम करना। करंट कैसे कम होगा, तो कैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि R इक्वल टू V/I होता है। तो करंट कम कर देगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उस हिसाब से मैनेज कर देगा। ठीक है, अब कैसे कम करता है, कैसे ज़्यादा करता है कोई रेसिस्टर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तब जब रेसिस्टेंस कैसे किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तब पढ़ेंगे। अभी तत्काल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी सर्किट में रेसिस्टेंस कंबाइन कैसे होता है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे रेसिस्टर को। ठीक है, वायर में अगर लगेगा, ठीक है, सर्किट में अगर पार्ट बनेगा या कंपोनेंट बनेगा तो कैसे जोड़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले एक टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ठीक है, कि रेसिस्टर कैसे कंबाइन करता है। तो देखिए, रेसिस्टर को कंबाइन करने का हमारे पास मेन दो मेथड है, जो है यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। एक मेथड है कि रेसिस्टर को इंड टू इंड जोड़ दिया जाए। क्या एक तरीका है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन मतलब हर एक इंड से दूसरे इंड को जोड़ दे, और इसको इसीलिए सीरीज भी कहा था। सीरीज मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन, सीरीज कॉम्बिनेशन ज़्यादा फेमस नाम है इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। कैसे होगा, मतलब इसका मतलब ये है, जैसे ये आपका एक रेसिस्टर है, ठीक है,
इस रेसिस्टर, एक रेसिस्टर है ये, इसी एक रेसिस्टर में मैं क्या कर दिया, एक दूसरे रेसिस्टर को इसी के इंड से दूसरा रेसिस्टर लिया और इसको कंबाइन कर दिया। तो ये जो हुआ ये क्या हो गया, ये एक हो गया सीरीज या इंड टू इंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज या इंड टू इंड कॉम्बिनेशन। कैसे पहचानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? तो यहाँ देखने हैं ना कि दो जो यहाँ पे जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर वो कनेक्टेड है इंड टू इंड, एक इंड से एक इंड जहाँ खत्म हो रहा है दूसरा इंड वहाँ पे शुरू हो रहा है। तो क्या ऐसे भी कंबाइन हो सकता है जहाँ इंड नहीं जुड़ा होगा? ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद में। तो इसको अगर डिफाइन करना हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन एक तरह का कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, रेसिस्टर का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, मिलाना। तो कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, रेसिस्टर का। किस तरह से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन इंड टू इंड फैशन, इंड टू इंड फैशन में, अगर इंड टू इंड वे में अगर कनेक्ट करें, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, एक और कॉम्बिनेशन है जो पढ़ा जाता है और हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या चीज़, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन? क्योंकि उन दोनों को जो रेसिस्टर है उसको पैरेलली रखा जाता है। कैसे पैरेलल रखा जाएगा? तो पैरेलल लाइन का तो आपको नॉलेज है, पैरेलल लाइन कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या है, पैरेलल लाइन। उसी तरह से अगर हम रेसिस्टर को, रेसिस्टर तो एक लाइन नहीं होता है, रेसिस्टर को ऐसे दिखाते हैं। पैरेलल लाइन का कहने का मतलब है वो तो वायर हो गया, उसको फिजिक्स में वायर को ऐसे दिखाते हैं। तो अगर रेसिस्टर जो है ये ऐसे एक ऐसे ऐसे रखा हुआ है और इस दोनों को फिर इसका इंड, इसका एक तरफ का इंड, इसका एक तरफ का इंड, दोनों को एक में, और इसका इंड और इसका इंड दोनों एक में रखा हुआ है, तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मुझे उम्मीद है आप समझ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों कहलाता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो रेसिस्टर है उसको पैरेलली रखा हुआ है। अगर ये एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, और ये एक रेसिस्टेंस, तो इस दोनों को क्या रखा हुआ है, पैरेलली रखा हुआ है, पैरेलली केप्ट, पैरेलली केप्ट है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल में समांतर में रखा हुआ है, इसलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चलिए, रेसिस्टेंस का साइन हम लोग क्या दे देंगे, रेसिस्टेंस का साइन देंगे आर। तो इस रेसिस्टर का मान लीजिए साइन भी हम देते हैं कि इसका अगर R1 है और ये थोड़ा अलग है तो इसका R2 है, ये भी क्या है, ये R1, ये है R2। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे कैसे कि जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर कनेक्ट हो, कैसे, सेम पॉइंट में। ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों कनेक्टेड है सेम पॉइंट में, ये कनेक्टेड है सेम पॉइंट में। और ऑफकोर्स यहाँ सर्किट भी होगा, ऐसा है कि यहाँ पे सर्किट होगा, स्विच होगा, बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ये भी एक सर्किट कंपोनेंट है। तो दो रेसिस्टर अगर कनेक्ट है पैरेलल अरेंजमेंट में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो इसको डिफाइन ऐसे कर लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक कॉम्बिनेशन है। किस तरह का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सच ए वे दैट combination of resistor such a way, in such a way that, इस तरह से, that resistor are connected at the same point, इस तरह से कि रेसिस्टर जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, सॉरी, रेसिस्टर आर कनेक्टेड एट सेम पॉइंट, वो रेसिस्टर जो है वो कनेक्ट होते हैं कहाँ पे, एक ही पॉइंट पे, एट द सेम टू पॉइंट। ठीक है, इसमें आप देखें यानी इसका जो पॉजिटिव होगा और इसका जो पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव एक तरफ, इसका जो पॉजिटिव होगा इसका पॉजिटिव दोनों एक तरफ पर। इसमें बैटरी के जैसे काम चल रहा है, जैसे बैटरी का कॉम्बिनेशन होता है, सेल का जैसे कॉम्बिनेशन होता है। तो सेल में ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फिर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव ऐसे कंबाइन हुआ है। जैसे आप देखे होंगे अगर मेरा बैटरी वाला लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया। तो उसी तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ सीरीज में हुआ है। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाला है तो दोनों पॉजिटिव वाला एक तरफ, दोनों नेगेटिव वाला एक तरफ। तो दो पॉइंट के बीच में ही अगर कॉम्बिनेशन को किया जा रहा है, पैरेलली अरेंजमेंट है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या खासियत है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या होता है, क्या फायदा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे फायदा है। तो चलिए, अब जब कंबाइन किया जाता है सीरीज में तो कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, हर एक रेसिस्टर, ठीक है, उसमें उसको जब लाइन से कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये समझे हम। अब जब एक रेसिस्टर कंबाइन किया, अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब ये समझ गए सीरीज पैरेलल है क्या, तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जब हम लोगों का रेसिस्टर है, मान लीजिए एक रेसिस्टर, ठीक है, इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट किया, ये एक रेसिस्टर हो गया, फिर
एक दूसरा रेसिस्टर है जिसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये दोनों रेसिस्टर को हम लोग कंबाइन किए हैं। ऑफकोर्स यहाँ सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक हम लोग बैटरी दे देते हैं, एक स्विच भी दे देते हैं, और ये स्विच अभी क्लोज कर दे रहे हैं, और बल्ब वगैरह अभी हम लोग लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रेसिस्टर है। मान लीजिए इस रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो R1 है और इसका R2 है। ऑफकोर्स यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। यही है कन्वेंशनल डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका अगर R1 है तो इसमें देखिए करंट का कितना पाथ है, सिंगल। तो जितना करंट होगा, इसे अगर I इसका वोल्ट है, इसका V वोल्ट है, तो इसका I करंट इधर से भी जाएगा, I करंट इधर से भी जाएगा, जाना जाएगा कि नहीं? तो I ही करंट जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या जाएगा? I ही करंट जाएगा। ओके, तो यहाँ पहला चीज ये, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये कैरेक्टरिस्टिक के रूप में लिखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पे हम लोग बोल देंगे कि अमीटर जो है उसको सीरीज में या वोल्ट मीटर को पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इन सीरीज ओनली सिंगल पाथ इज अवेलेबल। ठीक है, ओनली सिंगल पाथ। अब कोई यहाँ तीसरा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि दो ही रेसिस्टर हमेशा कनेक्ट होगा। तो ये मान लीजिए ये एक है रेसिस्टर, ये दूसरा रेसिस्टर है, ये तीसरा रेसिस्टर है। इसी तरह से हम n रेसिस्टर मतलब 10, 5, 20 जितना कनेक्ट करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। तो ओनली सिंगल इन सीरीज ओनली सिंगल पाथ इज अवेलेबल, सिंगल पाथ ऑफ करंट, सिंगल पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट इज अवेलेबल। एक ही पाथ अवेलेबल है, जिसके कारण क्या होगा? ड्यू टू विच सेम करंट विल फ्लो थ्रू आउट द सर्किट। जिसके कारण क्या होगा कि सेम करंट, मतलब अगर 5 एम्पियर निकल रहा है तो 5 ही एम्पियर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ पे आएगा। तो सेम करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट या सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में। ओके, ये तो समझे। और क्या खासियत है? तो अब चलिए थोड़ा ओम्स लॉ को देखते हैं और बात करते हैं क्या वोल्टेज भी दोनों में सेम होगा। मतलब ये हम बात क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमको पता तो चले कि दोनों में कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है। जिस हिसाब से हम अगर डिवाइस को ये नहीं समझे कि ये बुक ही तक है, ये आपके घर में भी यूज होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे देखते हैं, जो देखते हैं कि हमारा जो लाइट वाला बल्ब है, जो किसी मेला में या शादी वगैरह में जो लाइट वाला बल्ब लगता है, जो ऑन ऑफ होते रहता है, तो वो जो बल्ब है वो देखते हैं एक वायर से दूसरा वायर कनेक्ट रहता है, सीरीज वाला है। तो उसमें देखे तो उसको सीरीज में, लेकिन हमारे घर में जो कनेक्शन रहता है वो सीरीज नहीं रहता है। क्या फायदा है, क्या अगर फायदा है, क्यों नहीं सीरीज में कंबाइन करता है? यही तो हम लोग जानने के लिए आए हैं, यही तो हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए वही पढ़ते हैं। इसमें पहला चीज तो समझे कि करंट दोनों में सेम है। इस रेजिस्टर से भी निकलेगा I करंट, इस रेजिस्टर से भी निकलेगा I ही करंट। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या विल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू बोथ, यहाँ दो की बात कर रहे हैं तो इसलिए थ्रू बोथ रेसिस्टर, दोनों रेसिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, विल बी सेम। अब ये क्वेश्चन है, अच्छा है, बताया भी नहीं जाता, पर मैं आपको तोड़ के पूरा बता देता हूँ। तो देखिए पहला चीज, ये एक रेसिस्टर है, ये एक दूसरा रेसिस्टर है। ठीक है, आप थोड़ा साइन अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा मुझे हड़बड़ी में अच्छा नहीं बन रहा है। ये एक रेसिस्टर है, मैंने इसको कंबाइन कर दिया। पहला चीज ये समझे कि इसका अगर V वोल्ट था, V वोल्ट करंट जा रहा, वोल्टेज जा रहा था, तो इससे एक I करंट बना ओम्स लॉ से, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR। इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस है R2। ठीक है R2, इसका V वोल्ट है। तो ये V वोल्ट जहाँ लेके गया, तो देखिए पहला का अगर हम लिखना चाहे फॉर फर्स्ट रेसिस्टर, पहला रेसिस्टर के लिए, ठीक है, हम ये चीज़ जानते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो फिक्स रेशियो होता है और नहीं बदलता। तो फॉर फर्स्ट रेसिस्टर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि V जो है वो है I, करंट तो सेम ही रहने वाला, और इसका रेजिस्टेंस है R1। अब आप एक चीज सोचेंगे कि R तो बदल गया, R तो बदल गया, पर I नहीं बदला है, I नहीं बदला है। कहने का मतलब, चलिए इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में मान लीजिए करंट था 2 एम्पियर, अभी भी 2 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, रेजिस्टर इसका था 5, तो अभी वोल्टेज क्या आएगा? अभी वोल्टेज जो आएगा वो वोल्टेज आएगा 10। यहाँ रेजिस्टर है 2, सॉरी करंट है अभी भी 2 एम्पियर, क्योंकि पाथ एक ही है। लेकिन मान लीजिए करंट जो है वो करंट हो गया, सॉरी रेसिस्टेंस जो है इस रेजिस्टर का वो हो गया 6 ओम। तो अब कितना हो जाएगा वोल्टेज? वो हो जाएगा 12। पर ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होने वाला है। जो रेशियो है R इक्वल टू V/I, तो वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। इसमें अगर रेशियो देंगे तो इसमें रेशियो आएगा 10/5 यानी 2। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो इसमें भी 2। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, ये जो रेशियो है रेसिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट रहता है। पर इसमें R1 है रेसिस्टेंस, इसका R2 है। तो इसमें अगर V इक्वल टू IR1 लिखे, अगेन दूसरा के लिए हमारा लिखे V इक्वल टू IR2, तो क्या अब भी आपको लग रहा है कि R1 इक्वल टू V/I
और R2 इक्वल टू वी बाई आई सेम होगा? नहीं होगा, क्योंकि R1 R2 बदल गया है, I वही है, तो V को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। नहीं समझे आप? V को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये रेशियो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे तो फिर समझे। इसका मान लीजिए रेसिस्टेंस है 4 ओम, इसका रेसिस्टेंस है 5 ओम। ठीक है, तो R अगर 4 ओम है, ये इसमें करंट जो है वो दोनों में I फ्लो कर रहा है। I मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, 3-4 एम्पियर। देखते हैं R2 जो कि है 5 ओम, तो ये कर रहा है V वोल्ट और I एम्पियर। अब इस दोनों में बदलाव आया, देखें आप। ठीक है, तो अब इस दोनों में बदलाव आया, यहाँ पे 4 एम्पियर, यहाँ पे 5 वोल्ट, पर करंट दोनों सेम है। तो इसको अगर 5 बनाना है, ये 4 वाले को 5 बनाना है, तो करंट तो सेम रहने वाला है, तो चेंज किसको होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा वोल्टेज को। ठीक है, चेंज किसको होना पड़ेगा? वोल्टेज को। जैसे एग्जांपल अभी मैं और क्लियर कर देता हूँ। लेट 1 एम्पियर करंट फ्लो, 1 एम्पियर क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग है। तो उससे क्या होगा? तो उससे होगा कि 1 नहीं 2 लीजिए और आसानी होगा, नहीं तो 1 में तो इजीली हो जाएगा। 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसको अगर हमको 4 बनाना है, तो ऑफकोर्स ये 2 है, तो वोल्टेज को कितना होना पड़ेगा? आई 8, वोल्टेज को क्या होना पड़ेगा? 8, तब नहीं ये 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसको बनाना है 5, पर करंट तो अभी भी सेम है, क्योंकि सीरीज में सिंगल पाथ होता है 2, तो इसको अब क्या होना पड़ेगा? 10। तो भी अपना आप को बदलेगा, यानी इन सीरीज करंट तो सेम रहता है, करंट क्या रहता है? करंट रिमेन्स द सेम, लेकिन वोल्टेज को, बट वोल्टेज हैज़ टू चेंज, वोल्टेज को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक फिक्स रेसिस्टर का रेजिस्टेंस तो फिक्स रहता है। इसका अगर 4 ओम है तो 4 ही ओम है, ये तो अदला बदली करेगा नहीं अपना। इसका 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा। 5 सिंगल है, इसलिए करंट तो दोनों से एक ही है। ठीक है, अगर 2 एम्पियर है तो 2 ही एम्पियर दोनों से पास कर रहा है। तो फिक्स किसको करना पड़ेगा? एडजस्ट किसको करना पड़ेगा? तो वोल्टेज को, क्योंकि यहाँ करंट एडजस्ट करने वाला नहीं है। रेसिस्टर का रेजिस्टेंस फिक्स ही है किसी मटेरियल का, तो फिक्स किसको करना पड़ेगा? एडजस्ट किसको करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा वोल्टेज को। ठीक है, तो इन सीरीज रिमेन करंट रिमेन्स द सेम, बट वोल्टेज हैज़ टू एडजस्ट। वोल्टेज को क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, एंड हैज़ टू चेंज इट्स वैल्यू, हैज़ टू चेंज इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू बदलना पड़ता है इन 2 रेसिस्टर, 2 रेसिस्टर या 3 लगा है तो 3 रेसिस्टर। कहने का क्या मतलब है, मैं एक बार और आपके लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको लंबा थोड़ा लग सकता है, लेकिन आप इसके बाद आप कभी भी चूकेंगे नहीं कोई एग्जाम में, नहीं तो कन्फ्यूज ही होते रह जाएंगे कि सीरीज में वोल्टेज सेम रहता है या नहीं, अलग रहता है या नहीं, यही आप, और इसका जवाब भी बुक में मिलेगा नहीं आपको जल्दी, आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा तब मिलेगा। अब ये समझे कि यहाँ से V वोल्ट निकला, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V था पूरे सेल का, तो इसमें V वोल्ट निकला, लेकिन ये V वोल्ट जाके यहाँ V1 हो गया, यहाँ V2 हो गया। अगेन क्यों? V1 यही है 8 वोल्ट, और V2 यही है 10 वोल्ट, क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका रेजिस्टेंस अलग है। अगर दोनों का रेजिस्टेंस अलग है, करंट सेम हो रहा है, तो करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इसका रेशियो कांस्टेंट रहे, इसीलिए दोनों में V1 V2 है। तो अब हम लोग लिखे फॉर फर्स्ट रेसिस्टर। ठीक है, पहले रेसिस्टर के लिए अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो V1 इक्वल टू IR1। ठीक है, IR1 लिखते हैं। और फॉर सेकेंड रेसिस्टर के बारे में लिखना चाहे तो सेकेंड रेसिस्टर के बारे में लिख सकते हैं कि V2 इक्वल टू IR2। ओके, अब देखिए, अब हम लोग अगर नेट वोल्टेज चाहे, नेट वोल्टेज क्या होगा? तो V था ना नेट, ये V तो निकल रहा था, यही V किसके बराबर था? V1 के और V2 के था क्या? यही V1 और V2 के बराबर था। ये आपको याद रखना है, याद रखने वाला बात है नहीं। ये V था, यही V तो बट गया किसमें? V1 और V2 में। अब देखिए, इस V के जगह, ठीक है, ये V1 और V2 है, इस V के जगह ये V क्या था? ये V टोटल नेट वोल्टेज था, नेट या टोटल वोल्टेज था किसका? पूरे सर्किट में। इसी तरह से जब ये नेट वोल्टेज था, तो इस पूरे रेसिस्टर को कंबाइन करके एक नेट रेसिस्टेंस भी आएगा, एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस भी आएगा। उस रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को हम एक नाम देते हैं, उसको बोला जाता है, वैसे तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि नेट रेसिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, जब एक नई रेसिस्टर लगा के 2 3 4 लगा दिए तो उसको नेट रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, या सबसे फेमस, ये दोनों तो आपको नाम क्लियर ही होगा, रिजल्टेंट मतलब टोटल जो रिजल्ट आया, या एक जो सबसे फेमस है वो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या नाम है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब आपको कोई बुक डिफाइन करने बोलता है या कोई एग्जाम में भी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है क्या? तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो कब आता है? तो वो रेसिस्टेंस है जो मिलेगा उसी सर्किट में, कब?
जब हम एक सिंगल रेसिस्टर लगा दें इस दोनों के जगह, कहने का मतलब इसका अगर 5 ओम है, इसका 5 ओम है, तो नेट 10 ओम है, उस 10 ओम को हटा के, सिंपल रखने के लिए उस 10 ओम को हटा के अगर एक ही 10 ओम का रख दे, ठीक है, यानी ये एक रेसिस्टर है, ये एक रेसिस्टर है, इस रेसिस्टर को हटा के मैं एक ही रेसिस्टर इसके इतना पावरफुल लगा दूं, ठीक है, तो ये रेसिस्टर जो है, ये जो रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा, ये कहलाता है क्या, आर इक्विवेलेंट, ऐसे लिखते हैं, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये R1 था, ये R2 था, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है क्या, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द सर्किट ऑफ द सिंगल रेसिस्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए सिंगल रेसिस्टर इन अ सर्किट, जो किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस है किस चीज़ का, किसी रेसिस्टर का, रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर जो मिलेगा हमको, ऑब्टेंड, कब मिलेगा, विच इज ऑब्टेंड, इसको आप समझने का है, आप बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आपको वर्ड्स में लिखना है, कोई भारी चीज़ नहीं है, आपको रट के नहीं रखना है। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर, ठीक है, जो कब मिलेगा, जब हम लोग इस पूरे, चाहे 2 लगा है, 4 लगा है, 5 लगा है, जितना रेसिस्टर लगा हो, उस सब रेसिस्टर को हटा के एक सिंगल रेसिस्टर लगा दे, ठीक है, तो ऑब्टेंड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्टर, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्टर, अलग अलग रेसिस्टर को रिप्लेस करके, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्टर, ठीक है, बाय अ सिंगल रेसिस्टर, अलग अलग जितने रेसिस्टर थे, 2 थे, तो 2 में के जगह हम एक सिंगल आर लगा दिए, बाय अ सिंगल रेसिस्टर, ठीक है। इससे होना क्या चाहिए, कैसे पता चलेगा कि हमको उतना ही रेसिस्टेंस मिला, करंट नहीं चेंज होना चाहिए, करंट अगर 2 एम्पियर था तो अभी भी 2 एम्पियर ही अगर जा रहा है, तो इसका मतलब अभी भी रेसिस्टेंस उतना ही है जितना सर्किट में पहले था। तो विदाउट, इसके लिए एक चीज़ और जोड़ देंगे, विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट, विदाउट चेंजिंग द करंट। तो देखिए कोई हैवी नहीं है डिफिनीशन, ठीक है, इसको आप अगर समझ गए हैं तो आराम से अपने वर्ड्स में इंग्लिश में लिख सकते हैं, और डिफिनीशन कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। क्या है इसमें, तो जो 2 रेसिस्टर था, उस 2 रेसिस्टर का जितना क्षमता था, जितना रेसिस्टेंस देने का क्षमता था, उसको अगर सिंगल रेसिस्टर ही दे रहा है, तो उस रेसिस्टर को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टर, और उस रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस वो देगा उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। रेसिस्टर वो डिवाइस है, रेसिस्टर डिवाइस है, और रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, दोनों में अलग अलग बात है। रेसिस्टर डिवाइस है, वो जो सब्सटेंस है जो रेसिस्टेंस दे रहा है, और रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपोज कर रहा है। तो इसको मैं इंग्लिश वर्ड में रख दिया हूँ, ठीक है, कोई हैवी नहीं है, मैंने फॉर्मल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में रखा है कि रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, रेसिस्टेंस होगा उस रेसिस्टर का जो मिला है, कैसे मिला है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट रेसिस्टर, अलग अलग जो रेसिस्टर था उसको रिप्लेस करके, किससे रिप्लेस किए हैं, तो एक सिंगल रेसिस्टर से, ये 2 रेसिस्टर था, इसको सिंगल रेसिस्टर से कंबाइन किए। कैसे पता चलेगा कि रेसिस्टर उतना ही है जितना पहले था, तो करंट नहीं बदलेगा, सीरीज का है तो कहा जाता है करंट नहीं बदलता है, क्योंकि सिंगल पाथ है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए इस भी के जगह, ये जो भी नेट है, इस भी नेट को, या भी सिंपली भी या भी नेट लिखे, इसको मैं आप क्या लिख दूँ, आई, क्योंकि करंट तो सेम रहने वाला, सेम रहेंगे तो, और आर इक्विवेलेंट, मतलब इस पूरे सर्किट को मैं ऐसे लिख दिया, ये अब एक सिंगल रेसिस्टर में रखा हूँ जो दोनों के बराबर है, इसमें सेल है, और ये रहा मेरा स्विच भी है कहीं, ठीक है, एक स्विच है। तो अब जो होगा, ठीक है, अब ये क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो देखिए वी नेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई, इस इक्वेशन को फॉलो कीजिए, इस इक्वेशन को, तो आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 क्या है, तो V1 देखिए आई, V1 क्या है, आई R1, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ आई R1 प्लस V2 क्या है, आई R2, तो आई R2, क्या आप इस दोनों में से आई कॉमन ले सकते हैं, जी जरूर, तो आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2, यहाँ भी आर इक्विवेलेंट है, तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2, मतलब क्या नाम वैसे भी लग रहा था कि ऐड ही होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेसिस्टेंस होता है सारे रेसिस्टर का, वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर, ये किसके बराबर है, सम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 2 रेसिस्टर। क्या हमेशा ये नहीं होगा, नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ और आएगा, सम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर, यहाँ पे 2 रेसिस्टर के जो रेसिस्टेंस था उसके सम के बराबर आ गया। चलिए जैसे एग्जांपल में अगर 3 रेसिस्टर हो तो क्या होगा, 3 रेसिस्टर हो तो अगर मान लीजिए 3 रेसिस्टर कनेक्ट है, ये एक, सॉरी आप थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाएंगे प्लीज,
ये एक 2 ओम का है, ये एक 3 ओम का है, ये एक 5 ओम का है। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि इस सर्किट में नेट रेसिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इस सर्किट में जो नेट रेसिस्टेंस, ये स्विच मैंने बना दिया, नेट रेसिस्टेंस है आर नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, R1 R2 R3 किसके बराबर, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी आर नेट किसके बराबर हो गया, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, यानी 10 ओम के बराबर हो गया नेट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये तो समझे, आर नेट हो गया 10 ओम। ओके, आपको बोल दिया है कि बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का है। बैटरी कितना है, 6 वोल्ट। मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दे रहा हूँ आपको। बैटरी 6 वोल्ट का है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, बताइए कितना करंट होगा। तो करंट किसके बराबर होगा, तो अभी हम लोग देखे थे कि V इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है आई आर इक्विवेलेंट का, मेन जो सर्किट का। तो V कितना है 6, I कितना है वही तो निकालना है, R कितना है 10, तो I कितना हो गया 6/10 यानी 0.6 एम्पीयर। सिंपल, इसी तरह का आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है और आपको सॉल्व करना रहेगा। इजी है, एकदम इजी है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर के बराबर होता है। तो इसको आप एक नोट लिख लीजिए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो नेट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, अब जो बोलना चाहे तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट या इक्विवेलेंट ज़्यादा यूज होगा, आपको इक्विवेलेंट है बुक में देख लीजिएगा, आप मिलेगा ये, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल होता है किसके बराबर, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर, टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर। अब चलिए एक बात तो समझ, मतलब जहाँ पे हमको ज़्यादा रेसिस्टर चाहिए होगा, ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए होगा, तो वहाँ पे हम ये इजीली लगा सकते हैं। हमको 5 ओम चाहिए तो 1 ओम का 5 लगा सकते हैं। अब चलिए मान लीजिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ रेसिस्टर हो जिसका रेसिस्टेंस सेम हो। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या आएगा, मान लीजिए कि वी हैव n मतलब 10 होगा, 5 होगा, 20 होगा, ऐसे n रेसिस्टर। ठीक है, n रेसिस्टर है हमारे पास, हैविंग रेसिस्टेंस n, जिसके पास रेसिस्टेंस क्या होने वाला है, n होने वाला है, हैविंग रेसिस्टेंस r। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसको किस में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज। तब क्या होने वाला है, तो अब कुछ नहीं होने वाला है। मान लीजिए है जैसा था वैसे ही रहेगा, ये है पहला रेसिस्टर, ये है दूसरा रेसिस्टर, ये है तीसरा रेसिस्टर, ऐसे ही कितना किया है, तो n रेसिस्टर कंबाइन किया, n रेसिस्टर कंबाइन किया है। सबका रेसिस्टेंस कितना है, सबका r है, मतलब सब आइडेंटिकल है। ठीक है, इससे क्या मतलब है कि ऑल आइडेंटिकल रेसिस्टर है, ऑल आइडेंटिकल रेसिस्टर मतलब सबका रेसिस्टेंस इक्वल होगा। तो हम लोग जानते हैं, तो आर अगर नेट निकालना चाहते हैं हम, आर नेट तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किसके बराबर होता है, सम ऑफ के बराबर। तो यानी यहाँ भी आर 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 कितने बार आर है, तो आर n टाइम्स है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 1 बार आर, 2 बार आर, 3 बार आर, 4 बार, 5 बार आर आता तो 5 आर, 6 बार आर आता तो 6 आर, 7 बार आर आता तो 7 आर। ठीक है, तो अगर n बार आर है, n मतलब आप 10 आर रखिए तो 10 आर हो जाता, यहाँ n आर है मतलब n आर हो जाएगा। तो आर नेट जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n आर के बराबर, इक्विवेलेंट। ओके, तो इससे हमको ये पता चला कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होता है। ओके, अगर अब हम बोलना चाहें कि क्या खासियत होता है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो पहला खासियत मैं लिख चुका हूँ, मैं फिर से नहीं लूँगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला बात यह है कि जो करंट है वो सेम रहता है। ठीक है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है। तो ऐसे हम लोग डिवाइस को कनेक्ट करेंगे जिसको अलग अलग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, जैसे फैन है, बल्ब है, उसको उस सबको, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे में कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन करंट का अगर रिक्वायरमेंट दोनों का सेम है तब हम लोग किसको कनेक्ट, किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में ही कनेक्ट करेंगे। तो ऐसे डिवाइस जिसका करंट का रिक्वायरमेंट सेम हो लेकिन वोल्टेज रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, ठीक है, ऐसे कुछ डिवाइस है, तो उसको हम लोग कहाँ कनेक्ट कर लेंगे, उसको कनेक्ट कर लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ये था पूरा किसके बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दो और बात है, कुछ फायदा भी है कुछ गैर फायदा भी है, उसके बारे में भी एट लास्ट हम लोग बात कर ही लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में वो जो मैंने दो लिखा है करंट और वोल्टेज के बारे में, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में पढ़े जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, सीरीज कॉम्बिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक तो हम लिख लिए ना। तो एडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हम रेसिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है। कोई भी जब रेसिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा जाता है तो उसका एडवांटेज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला बात जो आपको एडवांटेज मिल सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा वायर खर्च नहीं होने वाला। देखिए जब पैरेलल होगा तो बहुत सारा वायर को एक दूसरे पॉइंट से
हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन सीरीज में एक ही वायर रहता है, उससे अलग अलग आप डिवाइस को कनेक्ट कर लीजिए। अगेन रेजिस्टर कोई भारी चीज़ नहीं है, एक बल्ब जो है वो भी एक रेजिस्टर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो भी एक रेजिस्टर ही है। तो ऐसे एकदम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लीजिए रेजिस्टर वर्ड को। तो सीरीज कम्बिनेशन का ज़्यादा फायदा नहीं, ज़्यादा फायदा ही है, चलिए देख लेते हैं। मेनली ये सब यूज सीरीज कम्बिनेशन जो है वो यूज होता है जो हमारे घर पे, मैंने एक बार पहले भी बता चुका है, शादी होता है या कोई उत्सव होता है तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए रहते हैं जिसको आप लाड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है, वो उसमें यूज होता था। उसमें क्या होता है देखिए, और सर उसका अगर आप देखना चाहें सिंपली, तो ऐसा अगर बल्ब का मैं डायग्राम, हाँ ऐसा ही, ये अगर एक बल्ब का डायग्राम है तो मान लीजिए ये है, फिर ये है, एक और बल्ब यहाँ लगा हुआ है, और एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, ये सारा बल्ब लगा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या है, तो इसमें फ़ायदा है कि एक ही स्विच से हम सारे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक स्विच लगा दिया हुआ है, एक ही स्विच से सारा बल्ब, यहाँ पे मैंने 2 ही 3 लगाया हुआ है सैंपल के लिए, लेकिन हज़ारों अगर बल्ब होंगे तो वो सारे 100 1000 जितने बल्ब होंगे वो सब सिंगल स्विच से कंबाइन किया जा सकता है। तो पहला तो यही फ़ायदा है कि वायर का बचत होगा, पहला वायर बचेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब पैरेलल होगा तो एक वायर इसके लिए, दूसरा वायर फिर से आएगा इस स्विच से कनेक्ट होकर, या दूसरा स्विच से कनेक्ट होकर इसके लिए, तीसरा आएगा इसके लिए। तो पहला फ़ायदा यही है क्या, कि इट सेव्स वायर्स को सेव करता है, ठीक है, ठीक है, मतलब कम वायर में ही काम चल जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या है, तो फ्रॉम अ सिंगल स्विच, एक ही स्विच से फ्रॉम अ सिंगल स्विच क्या किया जा सकता है, हंड्रेड्स ऑफ बल्ब, ठीक है, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ बल्ब, हंड्रेड्स ऑफ बल्ब कैन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है एक ही स्विच से, ठीक है, जस्ट एक स्विच से। अब देखिए एक और फायदा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अक्सर वैसे डिवाइस में यूज होता है जहाँ पे करंट बहुत कम हो, तो यहाँ पे जो करंट है वो भी बहुत कम लगता है, ठीक है, वेरी स्मॉल करंट, बहुत छोटा करंट इज प्रेजेंट इन द सर्किट, बहुत स्मॉल करंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन सर्किट, इसलिए सेफ करना है, सेफ है इसको यूज करना, सो इट इज़ सेफ टू यूज। लेकिन बहुत सारे गैर फायदा है, ठीक है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए एक बल्ब बीच में फ्यूज कर गया, ठीक है, ठीक है, ऐसा बल्ब है, कोई बल्ब डिफेक्टिव था या डिफेक्टिव नहीं, तो एक बल्ब यहाँ इसका ये ब्रेक कर गया। अब ये ब्रेक कर गया मतलब समझते हैं, सर्किट यहाँ के बाद टूट गया, ठीक है, ये पूरा सर्किट टूट गया, मतलब अगर ये बल्ब एक खराब हो गया तो पूरा जो जितना कनेक्शन था वो सारा खराब हो जाने वाला है, ठीक है। तो मतलब एक इलेक्ट्रीशियन जो है, जो ठीक करने वाला आएगा, उसको पूरा बहुत सारा टाइम लग जाएगा सिर्फ ये निकालने के लिए कि फ्यूज हुआ क्या, कहाँ है, एक फ्यूज को देखना पड़ेगा। तो पहला चीज़ तो यही लिख दे सकते हैं कि फ्यूज ऑफ वन बल्ब, एक बल्ब अगर फ्यूज हो गया, कॉजेज ब्रेकिंग ऑफ होल सर्किट, पूरा सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है, पूरा जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देगा, होल सर्किट, और पूरा सर्किट अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रीशियंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू अप्लाई या यूज हिज लॉट्स ऑफ टाइम, हिज या हर लॉट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम इनको खर्च करना पड़ेगा, किस चीज़ के, टू लोकेट द फॉल्ट, उस फॉल्ट को देखने के लिए, ठीक है, फॉल्ट को देखने के लिए। लेकिन ऐसा पैरेलल में नहीं है, वैसे पैरेलल में हम लोग डिटेल नहीं पढ़े हैं, पर अभी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि पैरेलल में क्या होने वाला है। जैसे ये रहेगा एक वायर, इस वायर से एक बल्ब रहेगा, बोलेंगे आप पैरेलल में फ़ायदा है क्या, हाँ है ना, देखिए ये एक दूसरा बल्ब रहेगा, ऐसे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, और इसका अलग स्विच रहेगा, ऊपर से एक रहेगा और उसमें अलग से स्विच रहेगा इस सब का। तो इसका देखिए अगर एक वायर एक बल्ब फ्यूज करता भी है, ये बल्ब अगर फ्यूज कर गया तो कोई मतलब नहीं, ये इधर से इसका काम चलेगा, इसका काम चलेगा, तो पैरेलल में इसके मुकाबले फायदे हैं, ठीक है। पहला चीज़ ये है कि एक अगर रुक गया तो बहुत सारा रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ही स्विच होता है, इसीलिए अगर हमको इसका काम नहीं है, मान लीजिए कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे सर्किट को, सारे जो डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करते हैं, तो मान लीजिए हमको बीच वाले बल्ब का या इस वाले बल्ब का काम नहीं है, तो हम इसको सिर्फ ऑफ नहीं कर सकते, हमारे पास सिंगल स्विच रहता है, तो सिंगल स्विच से हम सारे को ऑफ कर सकते हैं या सारे को ऑन कर सकते हैं, सिंगल स्विच से हम एक किसी बीच वाले को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो तीसरा डिसएडवांटेज एक ये है क्या, कि वी कैन नॉट टर्न ऑफ अ सिंगल
टर्न ऑफ अ सिंगल बल्ब और डिवाइस, कोई डिवाइस, ठीक है, इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ ओनली वन स्विच, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वन स्विच रहता है, एक ही स्विच रहता है, ठीक है। उसके बाद सीरीज कम्बिनेशन का सबसे ज़्यादा ये फायदा है, ठीक है, कि सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इन सीरीज कम्बिनेशन, अभी देखिए ना, सीरीज कम्बिनेशन करंट सेम होता है, वोल्टेज तो सेम नहीं रहता है। तो इन सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है, फिर आपके मन में आ रहा होगा जब वोल्टेज सेम है तो करंट क्यों नहीं सेम है। तो मैंने बताया था वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल है, सेम कभी नहीं बताया, प्रोपोर्शनल और सेम में अंतर है, ठीक है। हाँ, उसका रजिस्टर अलग अलग है, तो इसीलिए वोल्टेज का वैल्यू फ्लक्चुएट कर देगा, इसी के लिए तो मैंने बताया था। तो इन सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है कि सेम वोल्टेज इज नॉट अवेलेबल, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज अवेलेबल नहीं होता है हर एक पार्ट में, वोल्टेज इज नॉट अवेलेबल, मतलब वैसे 2-3 डिवाइस जिसको सेम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसको सीरीज में कम्बिनेशन नहीं कर सकते। और एक बहुत बड़ा अगर फायदा ये है कि चूंकि सीरीज कम्बिनेशन में जो डिवाइसेस है उसको रेसिस्टर है वो, तो उसको जब कंबाइन किया जाएगा तो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है पूरे सर्किट का ओवरऑल रेसिस्टेंस वो बढ़ जाएगा, किसी बराबर हो जाएगा, सबके सम के बराबर, ठीक है। तो सीरीज कम्बिनेशन में जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, और बहुत ज़्यादा हाई होगा रेसिस्टेंस, तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया था, रेसिस्टेंस अगर हाई होगा तो क्या होगा, ठीक है, हीट हो जाएगा, ठीक है, बर्निंग हो सकता है, इलेक्ट्रिक फायरिंग हो सकता है, बहुत सारा बात हो सकता है। तो ये था पूरा सीरीज कम्बिनेशन का। अब बात करते हैं चलिए पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशन, अब सीरीज कम्बिनेशन में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो पैरेलल कम्बिनेशन में मुझे ही ना ही मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ना ही अगर आप समझ के आए पीछे वाला तो नहीं आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। पहला बात ये कि ये एक रेसिस्टर है, ठीक है, जो इस तरह से कनेक्ट होगा पैरेलल में, पैरेलल वे में, ठीक। ये दो एक रेसिस्टर है, ये दो रेसिस्टर कंबाइंड किया हुआ है, ऑफकोर्स एक सेल लगा होगा, स्विच लगा होगा, ये मेरा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, मैंने स्विच ऑन कर दिया यानी सर्किट क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज करने के बाद ये है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अगेन वैसा भी काम करेंगे, वैसा भी इक्वेशन निकालेंगे जिसमें दोनों अलग अलग हो। अब देखिए यहाँ पाथ 2 है, अगर 3 होगा रेसिस्टर तो यहाँ पाथ 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 4 पाथ, पाथ 1 पाथ 2। तो क्या अभी भी आपको लग रहा है कि करंट दोनों में सेम ही जाएगा? नहीं, सेम तो नहीं जाएगा। ये अगर V वोल्ट का है और यहाँ करंट पास कर रहा है तो ये एक करंट इधर चला जाएगा I1 और ये करंट इधर, यहाँ तक आ रहा था I ही, लेकिन यहाँ से इसका दो अलग रास्ता मिल गया, तो इधर थोड़ा चला गया, इधर थोड़ा चला गया। अब करंट दोनों में सेम है और इस इक्वेशन को मेंटेन करना है, ठीक है। I बदल गया है, R बदल गया, तो V I भी बदला है, R भी बदला है, मतलब दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर लेगा, V को नहीं बदलना पड़ेगा। फिर उसी तरह से मैं आपको एग्जांपल से दिखा सकता हूँ, पर मैं उतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, फिर से वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। तो उसी तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ I जो है बदल गया है, R भी बदल गया है, मतलब कहने का मान लीजिए जो एम्पियर करंट अभी 2 एम्पियर है, पहले 2 एम्पियर था, तो 1 एम्पियर इधर चला गया पहले पाथ में, 1 एम्पियर दूसरे पाथ में चला गया। इसका अगर रेसिस्टेंस है कितना, इसका रेसिस्टेंस है 2, ठीक है, इसका कितना रेसिस्टेंस है 2, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि दोनों में इक्वल ही जाए, रेसिस्टर के हिसाब से जाएगा। अगर रेसिस्टर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा किसी चीज़ का रेसिस्टेंस, तो उसमें कम जाएगा। तो मान लीजिए एक जो पहला वाला रेसिस्टेंस है तो इसका रेसिस्टेंस कितना गया है 2, तो इसमें ओवरऑल वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, 2 × 1 रेसिस्टेंस इसका R1 है कि 2, इसमें अगर 1 एम्पियर चला गया, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस है जो ये वाला है आया है सेकेंड वाला R2, उसका रेसिस्टेंस है 5, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 0.2 एम्पियर करंट गया, ठीक है। तो ये भी हो गया किसके बराबर, सॉरी 0.4 अगर मान लीजिए करंट गया तो ये हो गया 2 वोल्ट के बराबर, ये भी 2 वोल्ट के बराबर, ठीक है। और कहाँ गया करंट 0.6 एम्पियर हो गया, वेस्ट हो गया होगा कहीं, हो सकता है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह चला गया हो, लीक हो गया होगा, क्योंकि रेजिस्टर का काम ही है हीट करना, आगे हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। तो वहाँ तो उसी तरह से यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश किया, और आप भी समझ भी सकते हैं कि I और R दोनों चेंज हो रहा है, I और R दोनों चेंज हो रहा है। एक में 1 एम्पियर गया, एक में 0.64 एम्पियर। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि दोनों को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ करंट कम करना पड़ा। क्यों करंट कम करना पड़ा? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम जाएगा, ओके। तो यानी अब वोल्ट जो होगा, वोल्ट दोनों में सेम रहेगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यहाँ भी V यहाँ भी V। तो अगर हम फर्स्ट रेजिस्टर के लिए लिखना चाहते हैं
तो यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लिखना चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो वो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन में खासियत क्या है, तो पहला खासियत है कि अलग अलग पाथ रहता है, इसलिए करंट हर एक पाथ में अलग होगा। तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस लिख सकते हैं ऑफ डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ के कारण डिफरेंट पाथ, ठीक है, अलग अलग पाथ के होने के कारण different amount of current flow through different amount of current flow through the path, अलग अलग पाथ से अलग अलग करंट फ्लो करता है। जैसे आपको एग्जांपल मैंने दे दिया, एक में 1 एम्पियर, एक में 0.4 एम्पियर। अगेन आपको मन में अगर आ रहा है अभी भी कि 0.6 एम्पियर कहाँ गया, तो अभी थोड़ा समझ लीजिए, वेस्ट हो गया, वो हीट में बदल गया, ठीक है, उसको रेसिस्टर खा गया। और अच्छे से समझने के लिए हीटिंग इफेक्ट जब पढ़ेंगे तब ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला चीज़ ये ज़्यादा एबिलिटी है, तो करंट जो है वो अलग अलग, मतलब इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, 3 अगर होगा तो इसमें कुछ और। दूसरा मेन खासियत है कि वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा, वोल्टेज रिमेन्स द सेम। अगेन क्यों, क्योंकि आई और आर दोनों बदल रहा है, तो अपने आप को इस तरह से बैलेंस कर लेगा। ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए अगर सेम टेम्परेचर हो रहा है तो अपने आप को बैलेंस कर लेगा, ठीक है, इसलिए वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। तो हम अगर इससे इक्वेशन रखना चाहे, इसमें कौन अलग अलग हुआ है, उसमें से वोल्टेज हुआ था अलग अलग, तो मैं लिख दिया था V = V1 + V2। इसमें कौन अलग अलग हुआ, तो I हुआ, I क्या इसके बराबर हुआ, तो I1 + I2। ये आपको फिर से याद रखना है, I = I1 + I2। जैसे उसमें था V = V1 + V2, तो इसमें I = I1 + I2। जो टूट रहा है उसको मेन इक्वेशन पकड़िए। अब देखिए, हम अगर फर्स्ट रेसिस्टर के बारे में लिखना चाहते हैं, फॉर फर्स्ट रेसिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R1, तो हम लिखेंगे क्या, ओम्स लॉ से V तो सेम ही है, I1 R1, पर हमको I चाहिए क्योंकि I इस इक्वेशन में पुट करना है, तो यहाँ से हम I का वैल्यू निकाल लेते हैं कि I1 = V/R1। इसी तरह से सेकेंड रेसिस्टर के लिए, फॉर सेकेंड रेसिस्टर, जो सेकेंड रेसिस्टर है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V = I2 R2, यानी I2 जो है वो किसके बराबर होगा, V/R2। अब यहाँ से I1 का वैल्यू, यहाँ से I2 का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 की जगह रख दूंगा मैं। अब यहाँ पे अगेन ये नेट I है, नेट I करंट में जो नेट I था उसके लिए हम क्या लगा देंगे, V और एक R इक्विवेलेंट। फिर R इक्विवेलेंट क्या है, तो R इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस विच इज ऑब्टेन्ड, जो कि मिलेगा कब, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैसे जैसा डिफिनेशन था सीरीज में वैसा ही डिफिनेशन है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेसिस्टर, सारे इंडिविजुअल रेसिस्टर जो है उसको रिप्लेस करके, बाय ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर बाय अ सिंगल रेसिस्टर। इंडिविजुअल रेसिस्टर को अगर सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस करके अगर हम रखने, किस तरह से, सच दैट द वोल्टेज रिमेन्स द सेम, इस तरह से कि वोल्टेज सेम रह जाए, उसमें करंट सेम था, इसमें वोल्टेज, देन द रेसिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मैं रुक जाइए, मैं डेफिनेशन लिख भी देता हूँ वैसे। तो V इस इक्वेशन का I की जगह रख दिया V/R इक्विवेलेंट, यहाँ क्या लिख दूंगा, इस I1 की जगह लिख दिया V/R1, I2 के रख दिया V/R2। अब अगेन यहाँ से V कॉमन ले सकते हैं, तो 1/R1 + 1/R2 V/R इक्विवेलेंट। तो V से V कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास बचा 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। ये किसका इक्वेशन आया, ये आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। इसको और अच्छे से सॉल्व करें, अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो R इक्विवेलेंट R1 R2 को अगर एलसीएम ले लें, सिंपल फ्रैक्शनल एडिशन करने, तो यहाँ हो जाएगा R2, यहाँ हो जाएगा R1, ठीक है। पर हमको चाहिए R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, R1 R2 बाई नीचे में R1 + R2, सिंपल मैंने फ्रैक्शनल एडिशन किया, तो ये हो गया R इक्विवेलेंट का। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर है, एडिशन नीचे, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सब कुछ तो कर देता है और यहाँ पे छोड़ के आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ के। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 1/R इक्विवेलेंट का नहीं निकाला है, ये तो अलग चीज निकल जाएगा, फिर बात करेंगे कंडक्टिविटी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको नहीं, कंडक्टेंस नहीं निकालना है, यहाँ रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप ये इक्वेशन आगे भी बढ़ेंगे, R इक्विवेलेंट निकालना है आपको, 1/R इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात, ओके। हाँ, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डिफिनेशन लिखना था पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे डिफाइन करूँगा, तो अपने हिसाब से डिफाइन कीजिए अभी खुद से, ठीक है। मैं भी किसी बुक से नहीं लिख रहा हूँ, आप भी खुद से ट्राई कीजिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होगा वो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर। रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेसिस्टर का है, तो रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमको ऑब्टेन्ड कब, जब हम रिप्लेस कर देंगे बाय रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर
रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर, अलग अलग जो रेसिस्टर होंगे एक एक करके उन सबको रिप्लेस कर देंगे एक से, सिंगल से, इंडिविजुअल रेसिस्टर बाय सिंगल रेसिस्टर। ठीक है, किससे? बाय सिंगल रेसिस्टर। किस तरह से? तो इस तरह से कि वोल्टेज जो है सर्किट में वो सेम रहे, सच दैट द वोल्टेज रिमेन्स द सेम, सच दैट द वोल्टेज रिमेन्स द सेम। अगर वोल्टेज सेम रहे तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। एग्जाम्पल जैसे ये है, ये एक रेसिस्टर है, अगेन ये एक रेसिस्टर है, इस दोनों के जगह मैं एक कर दिया सिंगल, एक ही रेसिस्टर लगा दे रहा हूँ, अगर उतना ही पावर का, जितना ये दे रहा था उतना ही पावर का, तो ये हो जाएगा मेरा आर इक्विवेलेंट। ये अगर R1 था, ये R2 था, और इसका इक्वेशन आप समझ ही गए कि 1/R इक्विवेलेंट जो होता है उसमें क्या था? सीरीज में था। इन सीरीज में जो R इक्विवेलेंट निकलता था वो किसके बराबर होता था? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ऐसे ऐसे एन तक। इसमें क्या निकला है? 1/R1 प्लस 1/R2, 3 है तो 1/R3, इसमें भी 3 है तो R3। अगर n रेसिस्टर कंबाइन हो तो फॉर n आइडेंटिकल रेसिस्टर, अगर n आइडेंटिकल रेसिस्टर लगा हो तब उसका ये फायदा है, तब क्या होगा? तो 1/R इक्विवेलेंट किससे बराबर हो जाएगा? यहाँ भी 1/R, यहाँ भी 1/R, ये 1/R कितने तक होगा? ये 1/R होगा n टाइम्स। अगेन अगर ये 10 बार होता तो 10/R, जब समझ रहे, 1/R एक बार, 1/R दो बार, 1/R तीन बार, 1/R चार बार, तो अगर 4 बार आता तो 4/R, 5 बार आता 5/R, यहाँ कितना बार है? n बार, तो 1/R इक्विवेलेंट। आप इसको फ्रैक्शनल वाला एडिशन भी कर सकते हैं, R सबका एलसीएम हो जाएगा, तो ऐसे देख लीजिए, अगर आपको उसमें डर लग रहा है तो R एलसीएम हो जाएगा, तो R एलसीएम, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कितना टाइम्स? n टाइम्स। तो n टाइम्स अगर 1 को ही जोड़े, 1 को मल्टीप्लाई नहीं करे आप, ये कोई नहीं बोलेगा कि 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई नहीं करे, 1 को जोड़े n टाइम्स। ठीक है, 1 को अगर 3 टाइम्स जोड़ते तो कितना आ जाता? 3, तो 1 को n टाइम्स जोड़े मतलब n, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? n/R। हमको अगेन 1/R इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, हमको R इक्विवेलेंट निकालना है, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? उल्टा, ये इधर फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे तो R इधर चला जाएगा, नीचे इधर। तो उसमें आप देखिए, उसमें आया था NR, R इक्विवेलेंट सीरीज में आया था NR, और इसमें आया है R/N, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें डिवाइड हुआ। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग का डोमेस्टिक में भी यूज़ होता है मेनली, वो तो कुछ बल्ब के लिए सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है, और हमारा डोमेस्टिक जो सर्किट होता है, जो यानी हमारे घर का सर्किट, उसमें मेनली यूज़ होता है। क्या क्या फ़ायदा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेजेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है? तो पहला ये सबसे अच्छा एडवांटेज है, जो सीरीज में डिसएडवांटेज के रूप में था, कि अगर एक सर्किट अगर टूट भी जाता है, एक सर्किट में फ्यूज अगर बल्ब लगा हो और टूट भी जाता है तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। आपको मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। ये आपको एक सेटअप दिख रहा है जिसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन दिए। ये घर का जो हाउस होल्ड रहता है, डोमेस्टिक सर्किट, वो भी इसी तरह का रहता है। देखते होंगे आपको हर एक बल्ब के लिए, हर एक फैन के लिए अलग अलग स्विच रहते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है, और बहुत सारा बल्ब हो सकता है। ये 3 बल्ब है, ये 3 आप रेसिस्टर के रूप में कंपेयर कर सकते हैं। ये 3 रेसिस्टर है, इसका अलग स्विच है। ठीक है, मतलब अलग स्विच है, इससे क्या मतलब है? अलग स्विच होने के कारण अगर हमको मन है कि ये नहीं जलना चाहिए तो इसका स्विच मैं बंद कर दूंगा, अगर मन है कि सिर्फ इसी जलाना है तो इसी को जलाऊंगा। पर सीरीज में मेरे पास ये फायदा नहीं था, सीरीज में सारा का स्विच एक ही रहता था, तो मुझे अगर बीच वाला कोई बंद भी करना है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि इफ वी नीड टू स्टॉप, इफ वी नीड टू टर्न ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं, इफ यू नीड टू टर्न ऑफ वन पर्टिकुलर अप्लायंस, अगर एक पर्टिकुलर डिवाइस या अप्लायंसेस को बंद करना चाहते हैं, वन पर्टिकुलर डिवाइस और अप्लायंस, हम वो कर सकते हैं जिससे किसी को कुछ इफेक्ट भी नहीं करेगा, वन पर्टिकुलर अप्लायंस और डिवाइस। ठीक है, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, और इससे किसी दूसरे को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, विदाउट अफेक्टिंग अदर। लेकिन उसमें होता था, उसमें एक को अगर बंद करेंगे, एक ही स्विच ही रहता था, और जिससे अगर एक को बंद किया सब बंद हो गया। दूसरा सबसे एडवांटेज ये है कि उसमें अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता था तो सबका वायरिंग सीरीज में रहता था, तो एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता था तो सारा जो कनेक्शन है वो सब बर्बाद हो जाता था। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, इच सिंगल डिवाइस, सिंगल बोले या इंडिविजुअल बोले दोनों एक ही बात है, हर एक इंडिविजुअल जो होता है, इच इंडिविजुअल डिवाइस, ठीक है, या एप्लायंस हैज इट्स ऑन स्विच, अपना स्विच रहता है। ठीक है, ऑन स्विच, अपना स्विच रहता है। ठीक है, और कनेक्ट रहते हैं, एंड कनेक्टेड डिफरेंटली, अलग तरह से कनेक्ट रहते हैं सीरीज के कंपेरिजन में। इसीलिए
सो इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग, अगर एक डिवाइस स्टॉप कर भी गया, वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग, अगर एक डिवाइस रुक गया स्टॉप वर्किंग, जैसे एग्जांपल है बल्ब फ्यूज हो गया बल्ब, देन ऑल्सो तब भी क्या होगा, ठीक है, और जो डिवाइसेस है अदर डिवाइसेस विल वर्क नॉर्मली, जो सारे डिवाइस है वो अपने आप अच्छे से काम करेगा। और क्या एडवांटेज है, तीसरा और सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपको सारे जो डिवाइस जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन होंगे उनमें सेम वोल्टेज मिलने वाला। ये आपको सीरीज में नहीं खासियत मिल रहा था, सीरीज में आप देखे थे सेम करंट मिलता था सेम वोल्टेज में। सेम वोल्टेज मिलने से क्या होगा, अगर आपके पास बहुत सारा बल्ब है और सबको आपको सेम ग्लो कराना है, सेम वोल्टेज मतलब सेम ग्लो कराना, ठीक है, सेम अगर ब्राइटनेस देना है सब बल्ब को, तो आप पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए। अगर अब सीरीज में कॉम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में कंबाइन करेंगे तो कोई बल्ब जो है वो कम धीरे जलेगा। आप देखते होंगे ऐसा जो लाड़ियाँ लगी रहती है शादी में या किसी मेला में, तो उसमें आप देखे होंगे कि कोई कोई बल्ब धीमा जलते रहता है, डीम रहता है, लेकिन वही दूसरा बल्ब बहुत लाइट रहता है। जो जितना पास रहता है सोर्स के उतना ज़्यादा ग्लो करता है और जितना दूर चला जाता है उतना कम ग्लो करता है। तो इसमें लेकिन उसका कारण है कि वोल्टेज धीरे धीरे खपत हो जाता है, लेकिन इसमें सेम वोल्टेज इज अवेलेबल, सेम वोल्टेज इज प्रेजेंट अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, जिसके कारण ड्यू टू विच, ठीक है, ऑल डिवाइस, जिसके कारण क्या होता है सारे डिवाइस, ऑल डिवाइस कैन वर्क इफिशियंटली, सारे डिवाइस काम कर सकते हैं अच्छे से, इफिशियंटली मतलब बहुत अच्छे से। जैसे बल्ब है, सारे बल्ब एक ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर सकते हैं। एट लास्ट एक और बात कि ओवरऑल जो नेट रेसिस्टेंस होता है वो गिर जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ओवरऑल या नेट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डिक्रीज्ड, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है, उसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से, नंबर वाला एग्जांपल से समझते हैं। चलिए हमारे पास मान लीजिए 4 रेसिस्टर है, ठीक है, 4 नहीं 3 ही लेते हैं आसानी के लिए। वी हैव 3 रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर कुछ इस तरह से है, 3 रेसिस्टर है और 3 रेसिस्टर है, एक का 2, एक का 5 ओम, एक का 2 ओम, एक का 5 ओम और एक का 4 ओम क्या है रेसिस्टेंस है। ये हो गया मेरा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। हम इसको सीरीज में पहले कंबाइन करते हैं, तो सीरीज में R नेट कितना हो जाएगा, तो सीरीज में तो सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैं कंबाइन कर देता हूँ 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 4 ओम, तो कितना हो गया 5 4 9 और 2 11 11 समझिए 11 ओम हो गया। ये हो गया नेट रेसिस्टेंस, नेट R या R इक्विवेलेंट बोल दीजिए। अब आते हैं पैरेलल में हम लोग कंबाइन करते हैं, तो पैरेलल में अगर कंबाइन करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो चलिए 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/4, सबका अगर एलसीएम ले लेते हैं 1/R इक्विवेलेंट तो ये कितना हो जाएगा 20, हाँ 20, तो 2 10 प्लस 5 4 प्लस 5 तो कितना हो गया 15 और 4 19, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/R इक्विवेलेंट हो गया 19/20। मैं ये आपको समझा रहा था कि आप यहाँ आंसर नहीं छोड़ेंगे, कितने बच्चे यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, आप यहाँ आंसर नहीं छोड़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20/19, ये कितना आ गया देख रहे हैं आप, ये आएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है 1.0 समथिंग, इतना कम आ गया लगभग अप्रोक्स में, इतना कम आ गया। देखिए जो सबसे कम रेसिस्टेंस कितना था 2 ओम, उससे भी कम आ गया। तो मतलब जब हम लोग को ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए होगा, वी हैव व्हेन वी नीड मोर रेसिस्टेंस। अब ये कहाँ जरूरत होगा, वो हम लोग हीटिंग इफेक्ट में पढ़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा हीट का जरूरत होगा। व्हेन वी नीड मोर रेसिस्टेंस वी कनेक्ट सर्किट इन सीरीज, तो हम लोग सीरीज को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, वी कनेक्ट रेसिस्टर इन सीरीज। बट जब हम लोगों को ओवरऑल जो रेसिस्टेंस कम चाहिए, ठीक है, तो हम कब किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। बट इन पैरेलल में ये खासियत है, पैरेलल में क्या खासियत है कि ओवरऑल इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होता है वो सबसे कम होता है, यहाँ तक कि इंडिविजुअल रेसिस्टेंस देखिए एक भी से जितना था सबसे कम से भी कम आया, इसका सबसे कम था 2 ओम, उससे भी कम आया 1.05। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेसर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, इज लेसर देन ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी कम होता है। बताइए कितना फ़ायदा है इसमें, ठीक है, इसका बहुत सारा फ़ायदा है, ठीक है, एनर्जी बचेगी, ज़्यादा ग्लो करेगा, पावर कम खर्च होगा, बहुत सारा फ़ायदा। अब एक और 2 बार लास्ट में हम लोग कर लेते हैं। पहला बात ये कि हम लोग एक इक्वेशन देखे थे, रियल में इक्वेशन तो ये होता था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ एक आया था
I इक्वल टू 1/R_V। इस 1/R को एक नाम देते हैं कंडक्टर, ये क्या है रेसिस्टेंस, ये क्या है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस रोकने वाला है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कंडक्टेंस। तो 1/R क्या है, इसका उल्टा ही है ना, तो 1/R को एक नाम दे देते हैं कंडक्टेंस, ठीक है, क्या नाम देते हैं कंडक्टेंस। इसको G से दिखाते हैं, G से, G इक्वल टू 1/R। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं याद रखना है तो आप नहीं याद रखिए। यूनिट इसे क्या हो जाएगा 1/ओम, ऐसे रखिए ओम और ऊपर में -1, क्योंकि ये नीचे में है, नीचे को ऊपर करना आ जाता है तो -1 ले लेते हैं। इसको साइमन भी बोला जाता है, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पे साइमन, या महो भी बोला जाता है, MHO। जैसे ओम था ना OHM, तो MHO महो भी बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारे पास अब नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 बातें हैं। पहला बात है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है उसको बोल तो दिए, समझा भी दिए आपको उम्मीद है, तो लेकिन उसका वेरिफिकेशन ओम्स लॉ, ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ठीक है, और वहाँ ये भी जानेंगे ग्राफिकल मेथड, और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कैसे जो है रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वहाँ बात कर लेंगे, जैसे अभी रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस का बात किया है, वहाँ बात कर लेंगे रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, 2 वर्ड आएगा उसका। तो अभी समझ लीजिए रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी था जिसके कारण वो चार्ज के मूवमेंट को रोकता था, कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो सकता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, देख रहे हैं ना, 1/R, G क्या होता है, G होता है 1/R। ये समझ लीजिए कि G जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना कम कंडक्टेंस, मतलब किसी बॉडी में बहुत कम कंडक्टेंस है, ठीक है, इसका मतलब है उसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। कंडक्टेंस मतलब सिंपली ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहा है। यूनिट मैंने बता ही दिया हो, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, अगर CBSE NCERT के है तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो चलिए यही सब बात करना था मुझे, मैंने अभी बात कर लिया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, कैसे कंबाइन होता है इसके बारे में, कैसे कैसे ऑल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आता है इसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरिफिकेशन, ग्राफिकल मेथड और फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, ठीक है।